नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ टेक्स्ट बुक में। टेक्स्ट बुक सिलेक्ट ने एक नया इनिशिएटिव आपके लिए शुरू किया है कि अगर आप यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हो और यूपीएससी के अलावा अगर आप कोई स्टेट पीसीएस का भी प्रिपरेशन कर रहे हो तो पॉलिटी ये एक ऐसा कोर टॉपिक है कि जो आपको यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, इवन बाकी के वनडे एग्जामिनेशंस के लिए भी उतना ज़रूरी है। तो पॉलिटी समझने के लिए आप जितना डायनेमिक तरीके से उसको समझने की कोशिश करोगे उतना ज़्यादा फायदा आपको यूपीएससी में और साथ ही साथ आपके स्टेट पीसीएस में होते रहेगा। तो इसी के चलते केवल एम लक्ष्मीकांत पढ़ के आप पॉलिटिक्स तो समझ जाओगे, लेकिन पॉलिटी का डायनामिज्म समझने के लिए आपके पढ़ाई में कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर रीडिंग होना भी उतना आवश्यक होता है। और ऐसा ही एक बुक है बाय जिया मोदी जिसका नाम है 10 जजमेंट्स दैट चेंज्ड इंडिया। तो ऐसे भारत में स्वतंत्रता के बाद जो कुछ ऐसे की इंपॉर्टेंट 10 लैंडमार्क जजमेंट्स सुप्रीम कोर्ट ने लिए थे, तो उन्हीं के ऊपर इस सीरीज में हम चर्चा करने वाले हैं। टोटल 10 क्लासेस हम लेंगे। ये जो केशवानंद भारती केस है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसके लिए इसका पार्ट 2 जो है वो मैं कल लेने वाला हूं। आज मैं केवल पार्ट 1 आपके साथ डिस्कस करूंगा। सो पार्ट 1 में हम देखेंगे कि एग्जैक्टली ये केशवानंद भारती केस क्या था, इस केस से जुड़े तथ्य क्या थे और यह लैंडमार्क जजमेंट किस कारण माना गया है। तो केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, ये जो केस का नाम है अगर हम कहें, तो क्या हुआ था इसका बैकग्राउंड में पहले आपको बताता हूं। बैकग्राउंड की शुरुआत करने से पहले जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जब हमारी संविधान बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई थी, उस दरमियान पॉलिसी मेकर्स ने एक बात तो तय कर ली थी कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये कॉन्स्टिट्यूशन माने क्या है, ये हमारा रूल बुक है और इस रूल बुक के नियमों के अनुसार हम देश का शासन चलाएंगे। कहीं ऐसा ना हो कि फ्यूचर में अगर कोई सत्ता, अगर उसके पास बहुत ज्यादा मोनोपोली है, बहुत ज्यादा पावर है और वो कॉन्स्टिट्यूशन को ही बदल दे, और अगर कॉन्स्टिट्यूशन को ही बदल दे, रूल बुक को ही बदल दे, तो जो एक सोशल सेक्टर ऑब्जेक्टिव, जो सोशलिज्म, जो अपलिफ्टमेंट की बात हम कर रहे हैं, जो पिछड़ा समाज है उसको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए हम इनिशिएटिव लाने की कोशिश कर रहे हैं और शासन किस प्रकार से चलना चाहिए उसके जो कुछ नियम बना के हमने संविधान में मेंशन किए हैं, कहीं ऐसा ना हो कि कल उठ के कोई उसको बदल दे, तो उसको संभालने वाला कोई तो चाहिए, इसका गार्डियन, इसका प्रोटेक्टर कोई तो चाहिए। और फिर सुप्रीम कोर्ट को हमारे पॉलिसी मेकर्स ने बनाया द प्रोटेक्टर, द गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो सुप्रीम कोर्ट केवल प्रोटेक्टर और गार्डियन नहीं है, सुप्रीम कोर्ट प्रोटेक्टर और गार्डियन होने के साथ साथ इंटरप्रिटर भी है। सबको नमस्कार, सबका बहुत स्वागत है फिर से एक बार, और जल्दी से लाइक करके आपका अटेंडेंस आपने मार्क करना है बच्चों। जितना अच्छा रिस्पॉन्स आप सभी का आएगा उतना हम इस कोर्स को और अच्छे से आगे लेके जाएंगे। तो चलो, सारे टेक्निकल एस्पेक्ट सही है, अभी तक मुझे किसी का कमेंट नहीं दिखाई दे रहा है। नमस्ते तुषार, और आपके बाकी के दोस्तों के साथ भी जल्दी से क्लास को शेयर कर दो। जितने ज्यादा बच्चे रहेंगे उतना डिस्कशन फोरम अपना बहुत अच्छे से चलेगा। और ऐसे 10 इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट्स हम डिस्कस करने वाले हैं। जैसे मैंने कहा आज पार्ट 1 डिस्कस करेंगे, इसका पार्ट 2 जो है, बाकी के एस्पेक्ट जो है वो आने वाले क्लासेस में मैं कवर करने वाला हूं। चलो तो शुरुआत करते हैं। फिर से एक बार पे बताता हूं आपको कि हमारे पॉलिसी मेकर्स ने हमारे सुप्रीम कोर्ट को ना केवल गार्डियन और प्रोटेक्टर बनाया, गार्डियन प्रोटेक्टर के साथ साथ हमने उसको इंटरप्रेटर, माने जो कुछ कानून हमारे संविधान द्वारा बनाए जाएंगे उस कानून का रखवाली के साथ साथ क्या जो कानून बनाया गया है हमारे पार्लियामेंट द्वारा, कहीं वो कानून हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का उसको तो धक्का पहुंचा नहीं रहा है। अगर उसको धक्का पहुंच रहा है तो उस मामले में सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला देगा कि ये आपका कानून हम बिल्कुल लागू नहीं करेंगे, ये आपका कानून जो है बेसिक स्ट्रक्चर को धक्का पहुंचाता है, इस कारणवश हम उसको बिल्कुल से रिजेक्ट करते हैं। और इसकी शुरुआत अगर हम कहें, रिसेंटली अगर मैं कहूं तो 2014 में जो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन गठित किया गया था, जिसके माध्यम से सुप्रीम कोर्ट का जजेस का अपॉइंटमेंट जो होने वाला था उसमें पार्लियामेंट और एग्जीक्यूटिव्स का इंटरफेरेंस होने वाला था, उसी दरमियान सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि यह तो बिल्कुल सेपरेशन ऑफ पावर, जो कि एक बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, उसको धक्का पहुंचा रहा है। लेकिन 2014 और 19
73 की अगर हम बात करें, सो 1973 और 2014 में बहुत फर्क है। जो जुडिशियल अवेयरनेस, जो सोशल अवेयरनेस, जो सोशो इकोनॉमिकल पॉलिटिकल अवेयरनेस 2014 में हमारे भारत में था, उतना 1973 में। और अगर हम बात करें कि जो लीगल एस्पेक्ट होते हैं, लीगल अवेयरनेस तो बहुत ही कम देखने को मिला है अपने देश में। तो ये 73 में हुआ ये था कि स्टेट ऑफ केरला, अगर हम बात करें केरला की, तो केरला बिलीव करता है सोशलिज्म पे, लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी काफी स्ट्रांग है केरला में। अगर मैं 70 और 80 के दशक की बात करूं, तो 70 और 80 के दशक में केरला में ऐसे बहुत सारे सिविल एक्टिविस्ट, ऐसे कई सारे सिविल सोसाइटी मूवमेंट जो थे, तो वो शुरू हो चुके थे। सिविल एक्टिविस्ट, सिविल सोसाइटी और साथ ही साथ एनजीओ ने अपना जो कदम है काफी मजबूत बनाए रखा था केरला में। तो ये जो एक पीपल्स का एक ओपिनियन अगर हम कहें, द बर्डन ऑफ द ओपिनियन ऑफ द मासेस जिसे हम कहते हैं, ये जब लोगों का प्रेशर बढ़ने लगता है तो सरकार को लोगों को दिखाने के लिए कुछ फैसले लेने पड़ते हैं कि नहीं, बिल्कुल से शासन जो है वो लोगों के लिए है। द गवर्नमेंट इज फॉर द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। तो ये जो लोगों ने बनाया सरकार है, ये लोगों के लिए ही काम करेगा। और उसी को सामने रखते हुए केरला सरकार ने क्या किया, उन्होंने केशवानंद भारती केस, इसका बैकग्राउंड पहले हम समझते हैं, ठीक है, कि उन्होंने लैंड रिफॉर्म्स वहां पे लेके आए थे। और इस लैंड रिफॉर्म के चलते जो राइट टू प्रॉपर्टी एक आपका फंडामेंटल राइट हुआ करता था, आपका ये एक मौलिक अधिकार हुआ करता था, आपका प्रॉपर्टी का हक, बाद में उसको निकाल दिया गया। अभी केशवानंद भारती केस में क्या हुआ था कि जो संविधान का 29th अमेंडमेंट जो हुआ था, केशवानंद भारती ने चैलेंज किया 29th अमेंडमेंट को, और केरला गवर्नमेंट को उन्होंने क्वेश्चन किया। केशवानंदा जो थे, एक जो मठ होता है, उस मठ के वो प्रमुख थे। वो मठ की जो जगह थी, उस जगह को सरकार ने जो फैसला किया कि भाई अभी ये जगह जो है सरकार की होगी, ये लैंड रिफॉर्म्स हम लेके आए हैं। तो ये जो मठपति थे केशवानंद भारती जी, उन्होंने कहा कि अगर ये मठ सरकार अपने कब्जे में ले लेगा तो हमारे यहाँ पे जो बाकी के साधक है, यहाँ पे रहने वाले लोग हैं, उनका गुजारा कैसे चलेगा, क्योंकि ये मठ के ऊपर सब कुछ हमारा निर्भर था और ये हमारा खुद का प्रॉपर्टी है। और ये राइट टू प्रॉपर्टी एक फंडामेंटल राइट है, आप इसको धक्का नहीं लगा सकते हो। पार्लियामेंट का कहना था टू अचीव द सोशल ऑब्जेक्टिव हम राइट टू प्रॉपर्टी को धक्का लगा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का इस मामले में अगर हम देखें तो दो अप्रोच सुप्रीम कोर्ट रखता था। कई बार सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल वो बाहुबली के कटप्पा की तरह, कि भले ही बाहुबली को मारना क्यों ना पड़े, लेकिन जो वचन दिया है आपके माहेश्वरी के रानी को, तो उसको तो पूरा करना है। तो कई बार सुप्रीम कोर्ट में ऐसा होता था कि भाई हमारा काम है सुप्रीम कोर्ट का कि आपके कॉन्स्टिट्यूशन को बचाना, कॉन्स्टिट्यूशन को जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको धक्का ना लगने देना। और सरकार चाहती थी कि अगर आप इतना एडमेंट रहोगे तो भारत में सोशल सेक्टर जो हमारे ऑब्जेक्टिव है उसको हम हासिल नहीं कर पाएंगे। जो पॉवर्टी एलिवेशन के हमें प्रोग्राम्स जारी करने हैं उसको हम अच्छे से कैरी नहीं कर पाएंगे। तो ये जो 13 जजेस का एक बेंच था भारत में चला, ये सबसे बड़ा इन टर्म्स ऑफ डेज, इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ पेजेस, माने लगभग 700 के आसपास पेजेस से ये जजमेंट ने अपना पूरा जगह भर दिया था। दूसरी बात कि बाकी के देशों के कॉन्स्टिट्यूशन को भी हमने रेफर किया जब हमें ये जजमेंट देना था उस दरमियान। तो लगभग ऐसा 13 जजेस का बेंच था और ये 13 जजेस के बेंच में फाइनली 11 जजेस ने अपने अलग अलग जजमेंट यहाँ पे दिए। तो अलग अलग जजमेंट में क्या हो गया, यहाँ पे कुछ जजमेंट जो थे वो केशवानंद भारती के फेवर में थे कि यस ये उनका राइट टू प्रॉपर्टी है और पार्लियामेंट जो है वो फंडामेंटल राइट को धक्का नहीं लगा सकता है। बचा हुआ जो एक ग्रुप था उनका ये मानना था कि ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है ये इनवॉयलेबल है और ये पार्लियामेंट द्वारा अमेंड नहीं हो सकता है। दूसरे का मानना था कि ये अमेंड कर सकता है पार्लियामेंट, क्योंकि ये लोगों ने चुन के दी हुई सरकार है। जो अमेंडेबिलिटी पावर है पार्लियामेंट की, उसके ऊपर अगर जुडिशियल सिस्टम सवाल उठाए
तो ये क्रिटिसाइज किया जाता है कि जुडिशियल सिस्टम में बैठे हुए जजेस को लोगों ने चुन के नहीं दिया है। जो लोक निर्वाचित सदस्य है केवल उनको यह हक बनता है कि संविधान में वो अपने शासन काल में समाज के प्रति अगर कुछ वो अच्छा लाना चाहते हो तो उसमें वो बदलाव करें। तो अभी फैसला ये हुआ 7-6 मेजोरिटी के साथ कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज इनवायलेबल एंड कुड नॉट बी अमेंडेड बाय द पार्लियामेंट, कि बेसिक स्ट्रक्चर को पार्लियामेंट धक्का नहीं लगा सकता है। और इस बेसिक स्ट्रक्चर को अगर आप धक्का नहीं लगाओगे तो आपका राइट टू प्रॉपर्टी तो बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। तो ये जो एक टसल, ये जो एक हम राइवलरी तो नहीं कहेंगे लेकिन एक दोनों के बीच, आपके पार्लियामेंट के बीच और सुप्रीम कोर्ट के बीच ये केस कहीं तो स्टक हो गया, फिर करे क्या? तो फिर इसके ऊपर एक ही सॉल्यूशन बचता है कि राइट टू प्रॉपर्टी को आपके फंडामेंटल राइट से निकाल दो, कि आपकी भी बात रह जाएगी और हमारी भी बात रह जाएगी। अगर आप उसको फंडामेंटल राइट के लिस्ट से अगर आप निकाल देते हो तो फिर उस केस में क्या है कि सुप्रीम कोर्ट कह सकता है कि देखो भाई ये तो आपके बेसिक स्ट्रक्चर फंडामेंटल राइट का भी हिस्सा नहीं है, तो कॉन्स्टिट्यूशन को उतना अधिकार है, लोक निर्वाचित सदस्य कर सकते भाई। और पार्लियामेंट का कहना होगा कि देखो भाई आपकी भी बात रह जाएगी सुप्रीम कोर्ट की कि आपने तो बेसिक स्ट्रक्चर फंडामेंटल राइट को ज्यादा हमको धक्का लगाने नहीं दिया। तो सुप्रीम कोर्ट का स्टैंड जो था वो कंफर्म था उस केस में कि बेसिक स्ट्रक्चर को आप धक्का नहीं लगाओगे, भले ही हम आपको कोऑपरेट करते हैं। हालांकि केशवानंद भारती वो केस हार चुके थे क्योंकि राइट टू प्रॉपर्टी को वहां से निकाल दिया था। 68 दिन तक ये केस चला था, बहुत सारे पेजेस, कई सारे, मतलब देखो उस जमाने में ट्विटर और ये आपका सोशल मीडिया फेसबुक वगैरह होता तो हैशटैग की तो इतना ट्रेंडिंग पे चलता। जब तक ये केस था तब तक ये फुल ट्विटर पे हैशटैग पे ट्रेंडिंग पे चलता, ठीक है। लेकिन उस जमाने में वैसा नहीं था। जो लीगल नॉलेज रखते थे वो जानते हैं इस केस की अहमियत। तो ये केशवानंद भारती केस एग्जैक्टली था क्या? ये था आपका केशवानंद भारती जिन्होंने चैलेंज किया था हमारे 29th अमेंडमेंट को, और केरला गवर्नमेंट को उन्होंने पूछा कि आपने ये जो लैंड रिफॉर्म्स एक्ट लाए हैं और जिसके चलते हमारा जो मठ का प्रॉपर्टी है तो ये आप आपके कब्जे में ले लोगे। एक मठपति के तौर पे मेरे यहाँ पे जो साधक रहते हैं उनका जिम्मेवारी मेरा है, फिर उनको रोज का खाना कौन देगा? तो ये उनके राइट टू लाइफ के साथ आप वायलेशन कर रहे हो, राइट टू प्रॉपर्टी के साथ साथ राइट टू लाइफ का भी यहाँ पे वायलेशन हो रहा है। तो ऐसे एलिगेशन, एक पिटीशन उन्होंने वहां पे जारी किया। तो उन्होंने ये किया कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है 24th, 25th एंड 26th, जो इंदिरा सरकार ने ये अमेंडमेंट्स लेके आए थे, तो उस अमेंडमेंट को ही उन्होंने चैलेंज किया। वो 24th, 25th अमेंडमेंट क्या थे ये आगे जाके मैं आपको बताने वाला हूं। ये तीनों अमेंडमेंट मैं आगे जाके आपको बताऊंगा क्या थे। अभी यहां पे एक सवाल उन्होंने रेज किया कि क्या पार्लियामेंट के पास उतना पावर है? चलो आप हमारा जो मठ है आप अपने कब्जे में ले रहे हो, आप हमारा मठ कब्जे में ले रहे हो, मतलब ये जो मठ है ये हमारा प्रॉपर्टी है और आप हमारे राइट टू प्रॉपर्टी का वॉयलेशन कर रहे हो। तो केस उन्होंने शुरुआत में पिटीशन ये नहीं जारी किया कि आपने हमारे मठ को अपने कब्जे में क्यों लिया। उन्होंने ये कहा कि क्या आपके पास वो अधिकार है कि आप फंडामेंटल राइट्स को धक्का पहुंचा पाओ? विथ रिस्पेक्ट टू फंडामेंटल राइट क्या आप अमेंडमेंट कर सकते हो? उसके बाद उन्होंने एक सिंपल सवाल, एक पिटीशन में बात उन्होंने बयां की कि सुप्रीम कोर्ट को अभी डिसाइड करना है कि क्या पार्लियामेंट उतनी पावर कैरी करता है। डू दे रियली possess that much power that they can alter, they can amend the fundamental rights? तो ये बात उन्होंने सामने आई। तो इस केस में जो सीनियर लॉयर थे, नाना पालखीवाला, फाली नरीमन, सोली सोराब जी, इन्होंने ये केस लड़ा था केशवानंद भारती के लिए। ये बहुत रिनाउंड जुरिस्ट रह चुके हैं हमारे देश के, सभी ने इनका नाम सुना होगा। चलो सबको नमस्ते, अविनाश आस्था, और इस सीरीज के साथ कंटिन्यूअसली जुड़े रहिए क्योंकि इसके और बाकी के भी सेशन में लेने वाला हूं, जितने इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट से सब में लेने वाला हूं, ठीक है। क्लास के आखिरी में मैं आपके साथ मेरा ऑफिशियल टेक्स्ट बुक का टेलीग्राम चैनल का लिंक शेयर करूंगा, आप उससे भी जुड़ जाइए ताकि मेरे आने वाले जितने भी कोर्सेस क्लासेस हैं, इवन मेरी मास्टर क्लास होती है रोज शाम को 6 बजे,
जिसमें मैं द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के ऊपर चर्चा करता हूं। तो आप मास्टर क्लास को भी इजीली एक्सेस कर सकते हो। आपको उसके लिए केवल टेक्स्ट बुक का एप्लीकेशन डाउनलोड करके इंस्टॉल करना है प्ले स्टोर से। ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं फिर से। मैं बताता हूं कि नाना पालखीवाला, फाली नरीमन एंड सोली सोराब जी, इन्होंने केशवानंद भारती की तरफ से केस ये जो था उन्होंने लड़ा। 13 जजेस का बेंच था और इसमें से 11 जजेस ने अलग अलग जो थे, मतलब उनमें एक जो हम कहेंगे कि म्यूचुअल नेक्सस नहीं बन पाया। हर एक ने अलग अलग अपना स्टैंड रखा। 7 जजेस का कहना था कि बेसिक स्ट्रक्चर को धक्का नहीं पहुंचा सकते। 6 जजेस का कहना था कि हाँ वो तो लोक निर्वाचित सदस्य है भाई, अगर उनको लग रहा है तो वो बिल्कुल से मतलब बेसिक स्ट्रक्चर, फंडामेंटल राइट्स में बदलाव कर सकते हैं। अगर उसके चलते हमारे देश में, हमारे समाज, एक नया समाज अगर निर्माण हो रहा है तो उसके चलते वो अधिकार उनके पास है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर वाज इनवॉयलेबल, उसको कोई धक्का नहीं पहुंचा सकता है और ना ही पार्लियामेंट उसको अमेंड कर सकता है। और ये जो बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्रिन है इसको लाया गया और ये बात तय हुई कि बेसिक स्ट्रक्चर को कोई भी धक्का नहीं पहुंचाएगा। लेकिन यहां पे ये बात समझना जरूरी है कि ये बेसिक स्ट्रक्चर एग्जैक्टली है क्या। आप में से कौन मुझे बता पाएगा? अविनाश, आस्था, धर्मवीर, तुषार, क्या है बेसिक स्ट्रक्चर? बेसिक स्ट्रक्चर का कोई आर्टिकल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में? कोई बताएगा मुझे बेसिक स्ट्रक्चर क्या है और बेसिक स्ट्रक्चर का कोई आर्टिकल है क्या? इंटरेस्टिंगली देयर इज नो एनी सच आर्टिकल कि जिसमें बेसिक स्ट्रक्चर को मेंशन किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये बेसिक स्ट्रक्चर जो है ये हम तय करेंगे, जो फ्यूचर में आने वाली केसेस रहेगी उस केसेस के अनुसार हम ये तय करते रहेंगे कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है और किसको पार्लियामेंट धक्का नहीं पहुंचा सकता है। बच्चों जल्दी जल्दी लाइक करके आपका अटेंडेंस मार्क करो, ठीक है। सो ये पॉइंट समझ लीजिए कि बेसिक स्ट्रक्चर का ऐसा कोई भी आर्टिकल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये टाइम टू टाइम आने वाले केसेस के अनुसार सुप्रीम कोर्ट तय करते रहेगा कि ये बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। अभी केशवानंद भारती केस का बैकग्राउंड अगर हम देखें तो जो सबसे पहले गोलकनाथ केस था जो कोर्ट ने जजमेंट दिया था, तो गोलकनाथ केस में क्या कहा था 11 जजेस ने कि पार्लियामेंट कुड नॉट अमेंड फंडामेंटल राइट इंक्लूडिंग द राइट टू प्रॉपर्टी अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखो सुप्रीम कोर्ट ने 1967 में यह कहा था कि किसी गोलकनाथ नाम के बंदे का अपना एक जमीन था, प्रॉपर्टी था, उस प्रॉपर्टी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने यह जजमेंट दिया कि फंडामेंटल राइट और राइट टू प्रॉपर्टी को पार्लियामेंट क्या नहीं कर सकता है, उसको धक्का नहीं लगा सकता है, उसको अमेंड नहीं कर सकता है। तो भाई अगर आपने ये जजमेंट दिया है तो 1973 में अगर सरकार हमारा मठ हमसे छीन रही है तो इसका मतलब आप आपके 67 का जो गोलकनाथ केस का जजमेंट दिया था उसके आधार पर सरकार की इस केस को खारिज कर दो और आप बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के तौर पे बता दो कि 67 में जो हमने स्टैंड लिया था वही स्टैंड अभी हम 73 में भी ले रहे हैं और केशवानंद भारती जी जो मठपति है उनको हम उनका मठ देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ठीक है, क्योंकि इंदिरा गांधी सरकार अभी एग्रेसिव मोड में थी। पॉवर्टी एलिवेशन, गरीबी हटाओ की घोषणा इंदिरा सरकार ने कर रखी थी, तो अभी वो पीछे नहीं हटने वाली थी और उन्होंने कहा कि लोगों ने हमको चुन के दिया है, लोगों को ठीक से खाना नहीं मिल पा रहा है। भारत में 62 से लेके 71 तक इतने सारे संकट भारत में आ चुके हैं, जो पॉवर्टी का रेशो है अगर उसको देखें तो वो बढ़ते जा रहा है और उसके लिए अगर सरकार को लगता है तो सरकार अपना सख्त रवैया इसके ऊपर ले सकती है और प्रॉपर्टीज को सीज कर सकती है, ठीक है। तो इंदिरा सरकार ने क्या कर दिया, इंदिरा सरकार ने कुछ ऐसा अमेंडमेंट लेके आई और इस अमेंडमेंट में कह दिया कि देखो भाई जो फंडामेंटल राइट है, अमेंडमेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट एंड पुटिंग सम प्रॉपर्टी इश्यू बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू ये एक ताकत है हमारे डेमोक्रेसी की और इंदिरा सरकार ने कह दिया कि फंडामेंटल राइट और प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी कुछ मुद्दे होंगे
उसके ऊपर अगर पार्लियामेंट कुछ फैसला ले रहा है, कुछ कानून बना रहा है, तो उस केस में भाई जुडिशियल रिव्यू का आपका हक हम छीन लेते हैं। हम लोक निर्वाचित सदस्य हैं, आप कौन हो? जुडिशियल सर्विसेज देके क्वालिफाई होके बैठे हो, लोगों ने आपको नहीं भेजा है, हमको लोगों ने चुन के दिया है। तो ये उन्होंने एक फैसला लिया कि जुडिशियल रिव्यू आप नहीं कर सकते हो। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो चेक एंड बैलेंस है, इसी को धक्का पहुंचाया इंदिरा सरकार ने, और सुप्रीम कोर्ट ने इसको बिल्कुल सही ढंग से इंटरप्रेट किया। उन्होंने ये कहा कि चलो सोशल सेक्टर ऑब्जेक्टिव अचीव होने चाहिए, ये बात सुप्रीम कोर्ट के तौर पे हम भी मानते हैं। लोगों के जीवन मान में सुधार हो, गरीबी का जो प्रमाण है वो देश से कम हो। लेकिन कल उठ के आप कहोगे कि आपको फंडामेंटल राइट के अलावा बाकी के जो अदर्स जितने भी कुछ प्रोविजंस है, उसमें भी आप कहोगे कि आप जुडिशियल रिव्यू उसका नहीं कर सकते हो। तो हो सकता है सरकार अपना मनमानी कारोबार चलाए। तो ऐसा ना हो, मनमानी कारोबार कहीं पे भी ना चले। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर इस प्रकार से आप फैसला ले रहे हो तो फिर उस केस में जो आपका सेपरेशन ऑफ पावर, इसको धक्का पहुंच रहा है। और सेपरेशन ऑफ पावर जो है, दिस इज द पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। फंडामेंटल राइट इज द पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है। तो 1970 के इस दशक में शुरुआत में इंदिरा सरकार ने कुछ ऐसे अमेंडमेंट लाए, जैसे आपका 24, 25, 26, 29 टू गेट ओवर द जजमेंट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन आरसी कूपर, माधवराव सिंधिया और ये गोलकनाथ केस। तो ये क्या थे, ये हम थोड़ा समझते हैं। अभी आरसी कूपर केस क्या था? द कोर्ट हैड स्ट्रक डाउन इंदिरा गांधी बैंक नेशनलाइजेशन पॉलिसी। तो ये जो नेशनलाइजेशन का आपने एक इनिशिएटिव लिया, तो नेशनलाइजेशन क्या था कि उन्होंने देखा कि किसका 50 करोड़ के ऊपर, 100 करोड़ के ऊपर है, चलो उस बैंक को नेशनलाइज कर डालो। तो उस बैंक का नेशनलाइजेशन क्या वो सही था, गलत था? क्या ये पॉलिसी सही थी? हालांकि नेशनलाइजेशन हुआ। उसके बाद माधवराव सिंधिया, मध्य प्रदेश से अगर कोई है तो आप जानते होंगे, ये नाम सुना होगा, ज्योतिरादित्य सिंधिया के जो पिता थे ये। तो वो जो आपका प्रिंसली स्टेट, उसके वो प्रिंस थे, उसके वो राजा थे, और जो सरकार की तरफ से उनको एक पेंशन मिलता था। तो क्या वो एबोलिश होना चाहिए, नहीं होना चाहिए था? लोगों की राय थी। अगर अभी जो है हम डेमोक्रेटिकली रिपब्लिक, ये ऐसे बड़े बड़े नाम देके अगर हम शासन चला रहे हैं, तो ऐसे कौन राजा, कौन सा टाइटल, सब कुछ एबोलिश कर दो। ठीक है। तो ऐसे जो 4 अमेंडमेंट थे, 24 आपका फंडामेंटल राइट 1971 का, 25 आपका प्रॉपर्टी राइट्स 1972, 26 आपका प्राइवेट पर्सेस, जो आपके प्रिंसली स्टेट्स के जो संस्थान थे, जो राजा थे, उनको जो एक सरकार की तरफ से एक पेंशन मिलता था, वो उसको खारिज करने का, और 29 लैंड रिफॉर्म एक्ट 1972। और इसी के साथ साथ गोलकनाथ जजमेंट केम अंडर चैलेंज इन द केशवानंद भारती केस। तो इंदिरा सरकार ने क्या किया कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ फैसले सुनाए, या फिर सरकार को जो अपने पॉलिसी लागू करनी थी, उस पॉलिसी के लिए उसने कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के पावर को कम करने की कोशिश की। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि बाय डिफॉल्ट हमारे पास ये पावर है कि हम संविधान को प्रोटेक्ट करेंगे, और आपने बनाए हुए कानून को हम क्या कर सकते हैं, रिजेक्ट भी कर सकते हैं। अभी इस केस में क्या हुआ, इसका जजमेंट क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यहां पे क्या है, इसके ऊपर चर्चा हो। तो इसके चीफ जस्टिस थे एस एम सिकरी, और जो वर्डिक्ट आया 7/6, मतलब बिल्कुल फुटबॉल की मैच की तरह ये मैच हुआ। 60 लोगों ने, मतलब बिल्कुल एक वोट से ये जो था ये फैसला हुआ था। और ये 7/6 वर्डिक्ट ये हुआ कि पार्लियामेंट कैन अमेंड एवरी आर्टिकल इन द कॉन्स्टिट्यूशन बट शुड नॉट बी रेस्ट्रेन्ड फ्रॉम ऑल्टरिंग द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। तो वो अमेंड कर सकते हैं एवरी आर्टिकल, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को अगर आपको धक्का पहुंचाना है, क्योंकि इसमें शुरुआत में मैंने आपको क्या बताया कि सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट में ये एक टसल चल रहा था। सुप्रीम कोर्ट वॉज वेरी मच एडमंट, एंड दो द पार्लियामेंट, दोनों अपने अपने जगहों पे बहुत एडमंट थे कि हम नहीं बदलेंगे। बाद में फैसला हुआ कि चलो आपको लोगों ने चुन के दिया है, आप अमेंडमेंट कर सकते हो, लेकिन क्या बेसिक स्ट्रक्चर के मामले में क्या होना चाहिए। ठीक है।
तो बेसिक स्ट्रक्चर के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अंडर द आर्टिकल 368 विच प्रोवाइड्स पार्लियामेंट अमेंडिंग पावर समथिंग मस्ट रिमेन ऑफ द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन दैट द न्यू अमेंडमेंट वुड चेंज। देखो, अगर आपको अमेंडमेंट पावर दिया है, आप बेसिक स्ट्रक्चर में कुछ बदलाव चाहते हो, चलो माना कि आप बदलाव करो, लेकिन ये बदलाव करते वक्त आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि आपको जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको रिप्लेस नहीं करना है किसी और प्रोविजन के साथ। जो ओरिजिनलिटी है उस स्पेसिफिक आर्टिकल की या फिर प्रोविजन की, आप उसको वैसे ही रख के, उसका जो बेसिक कोर है उसको बिल्कुल आप वैसे ही रख के, उसमें अगर आप कुछ एडिशनल चेंजेस लाना चाहते हो जो कि बेसिक स्ट्रक्चर को या फिर आपके मौलिक अधिकारों को या फिर आपके मौलिक, ये बेसिक स्ट्रक्चर और मौलिक अधिकार इनका उल्लंघन ना करें, अगर ऐसा है तो आप कर सकते हो। तो आपके पास आर्टिकल 368 ने वो पावर तो दिया है, ऑफ कोर्स है, आप अमेंडमेंट भी ला सकते हो बेसिक स्ट्रक्चर में, बट वो ओरिजिनलिटी आपको मेंटेन रखनी होगी। आप कहोगे कि सर फिलहाल तो सिनेरियो कुछ और है, तो मैंने कहा कि भाई आज का तो अपना पहला ही क्लास है और आगे के अलग अलग केसेस जब हम देखेंगे तब आपको और क्लैरिटी आती रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर को डिफाइन नहीं किया। उन्होंने कहा कि ये जो आपका फेडरलिज्म, सेक्युलरिज्म, डेमोक्रेसी, बेसिक स्ट्रक्चर के ये सारे हिस्से हैं, आपका फंडामेंटल राइट, सेपरेशन ऑफ पावर, ये सारे के सारे आपके बेसिक स्ट्रक्चर के हिस्से हैं। और जो फ्यूचर में आने वाली केसेस रहेगी उस केसेस के अनुसार हम फैसला करेंगे कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, तो इंदिरा सरकार दे गॉट स्टक बैक, और फिर क्या हो गया कि ये जो फैसला हुआ, इस फैसले में ये केस को फिर से रीओपन करना पड़ा। ये केस रीओपन कैसे हुआ, इसके पीछे का प्रोविजन क्या था, और ये केस रीओपन करने के लिए अटॉर्नी जनरल माने कौन होते हैं, ये सरकार के वकील, सरकार माने जो शासन चला रहे हैं, केंद्र सरकार की तरफ से ये उनकी वकीली करते हैं अटॉर्नी जनरल, जो कि हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज होते हैं। अटॉर्नी जनरल किसको बनाया जाता है, ऐसे व्यक्ति को कि जो हाईकोर्ट से रिटायर्ड जज है और जो सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए एलिजिबल है। ठीक है, तो उनको जो है उन्होंने ये केस को रीओपन किया, और रीओपन करने के बाद एग्जैक्टली इस केस में ऐसे कौन से चीजें सामने आई और इस केशवानंद भारती केस के बाकी के एस्पेक्ट्स, डायमेंशंस और फेसेट्स क्या है वो भी हमें देखने हैं, लेकिन उसको हम चर्चा में लेंगे कल के क्लास में। तो मुझे बताइए अभी तक जो कुछ डिस्कस किया उसके ऊपर किसी को कोई शंका, कोई क्वेश्चन? क्योंकि ये सीरीज आप ज्यादा नहीं, एक 12 से 13 क्लासेस में मैं इसको फिनिश करने वाला हूं। जिया मोदी का बुक है ये, 10 जजमेंट्स दैट चेंज्ड इंडिया। ठीक है, तो जितना आप कंसिस्टेंटली इसको अटेंड करोगे उतना आप ज्यादा एंजॉय करोगे। अगर आप में से किसी को टेक्स्ट बुक का कोई भी कोर्स, यूपीएससी हो, स्टेट पीसीएस, एसएससी बैंकिंग, अगर आप किसी कोर्स को परचेज करना चाहते हो तो ये ऊपर मेरा कूपन कोड है सुमित एम, अगर आप इसको इस्तेमाल करते हो तो आपको मिलेगा 20% डिस्काउंट। ठीक है, आप मेरे साथ जुड़ सकते हो। ये मेरा ऑफिशियल टेक्स्ट बुक का टेलीग्राम चैनल है @SUMIET सर, सुमित सर _ टेक्स्ट बुक। इसके थ्रू मैं आपसे जुड़ा रहूंगा। मेरे आने वाले कोर्सेस, मेरे आने वाले जितने भी मास्टर क्लासेस हैं, उन सभी का लिंक मैं यहाँ पे पोस्ट करते रहता हूँ। अलग अलग जानकारी मैं यहाँ पे पोस्ट करते रहता हूँ। कई बार हम ऐसा भी प्लान कर रहे हैं, कई बार ऐसा डिस्कशन होता है, नोट्स हम प्रोवाइड करते हैं, लेकिन अगर कभी क्लास नहीं है तो कभी कभी हम टेलीग्राम पे भी मैं लाइव आ जाया करूंगा। ठीक है रमन, फिर मैं आपसे कहूंगा आप एक बार टेक्निकल टीम को एक कॉल कीजिए, उनको एक मैसेज कीजिए और आपके लॉगिन क्रेडेंशियल्स उनके साथ शेयर कीजिए। आपका ईमेल आईडी, आपका रजिस्टर्ड फोन नंबर आप उनको बताइए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो है पासवर्ड आपका कुछ गलत आप डाल रहे हो, या फिर ईमेल आईडी। रमनदीप, ये जो मेरा टेलीग्राम चैनल है आप इसको ज्वाइन कीजिए।
ठीक है, मैं आपको वहां पे मेरा एक डिस्कशन फोरम भी है, तो आप वहां पे आपका ईमेल आईडी और आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पोस्ट कीजिए। मैं टेलीग्राम के थ्रू मेरे टेक्निकल टीम को आपका मैसेज कन्वे करता हूं। ठीक है, सो मेक श्योर कि आप ये टेलीग्राम ग्रुप केवल रमन नहीं, आप सभी लोग ज्वाइन कीजिए ताकि मेरे आने वाले सारे क्लासेस कोर्सेज की जानकारी आपको मिलती रहे। आशा करता हूं कि ये क्लास, ये इनिशिएटिव आपको अच्छा लगा होगा। नो डोंट वरी रमन दी, डोंट वरी, आपको डेफिनेटली आपने परचेस किया है, आपको बिल्कुल माने अगर आपके ये 3-4 दिन, सॉरी आपके 3 हफ्ते से अगर आपको दिक्कत हो रही है, सो विल मेक श्योर कि आपको एडिशनल 3 हफ्ते भी मिलेंगे। ठीक है, सो जस्ट डोंट वरी, आप टेलीग्राम पे मुझे बताइए, आप बाकी सभी लोग भी इस टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए और एवरी डे 8:30 को ये अपना क्लास होगा। साथ ही साथ टेक्स्ट बुक आईएएस, ये जो अपना एक और यूट्यूब चैनल है, वहां पे रोज रात 8 बजे में जो हमारी गवर्नमेंट की स्कीम्स है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, तो उसको मैं 10, 15, 20 मिनट में ऐसे शॉर्ट वीडियोस के थ्रू उसको मैं कवर करता हूं। तो आप उसको भी जो है बिल्कुल से आप उसका लाभ उठा सकते हो। शाम 6 बजे का जो मेरा मास्टर क्लास है, रोज मैं द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के ऊपर चर्चा करता हूँ, क्वेश्चन बताता हूँ, एनालिसिस लेता हूँ, तो वो भी एक घंटे का जो क्लास है, आप बिल्कुल से आप उसके लिए आ सकते हो। आई वुड लाइक टू सी यू ऑल देयर। उसका लिंक मैं इस टेलीग्राम ग्रुप पे मैं पोस्ट कर दूंगा, आप इसको ज्वाइन कर लीजिए। तो मिलते हैं बच्चों कल के क्लास में। आशा करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी। तो आपके बाकी के जो एस्पिरेंट्स दोस्त हैं उनके साथ इसको शेयर कीजिए और क्लास को लाइक करके आपका रिस्पॉन्स दीजिए, आपका अटेंडेंस मार्क कीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं कल के क्लास में। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड गुड नाइट।